Hello everyone, welcome back to Ada 24/7 Regulatory Bodies and SO channel with me Gaurav Singh Bhadoria, your Eastern educator. So once again एक नया एक इम्पॉर्टेंट सेशन हम आपके लिए लेके आए। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, देखिए ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने भी तैयारी की थी, फेस 1 दिया था, बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो वो एक सेगमेंट था स्टूडेंट्स का जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दी है अगले साल के लिए, आरबीआई ग्रेड बी 2024 के लिए। कुछ स्टूडेंट जिन्होंने क्लियर कर लिया। कई बार ऐसा होता है ना कि तैयारी आपकी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लक फैक्टर आपका काम कर गया फेस 1 में, वो आपको भी पता होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर एबल टू क्लियर दी फेस 1 एग्जामिनेशन। लेकिन आपको पता है कि फेस 2 की तो यार मेरी उतनी अच्छी तैयारी है ही नहीं, लेकिन ठीक है फेस 1 क्लियर किया तो आपने फेस 2 भी दिया, अब रिजल्ट आ चुका है। तो आप में से काफी लोगों का डेफिनेटली सिलेक्शन नहीं हुआ होगा फेस 2 में। तो एक सेगमेंट ऑफ क्राउड ये भी है जो अभी थोड़ा सा वेट कर रहा था, बट नाउ उनके क्लियरिटी आ चुकी है, उनको रिजल्ट आ चुका है, अब वो फिर से तैयारी में लग चुके हैं। थर्ड कैटेगरी, थर्ड सेगमेंट ऑफ क्राउड स्टूडेंट कह लो एस्पायरेंट, वो हैं जिन्होंने इस साल, ठीक है अभी बिजी थे, ग्रेजुएशन चल रही थी, एग्जामिनेशंस थे, एग्जामिनेशन बैंकिंग एग्जामिनेशंस दे रहे थे, जो भी है अब उनका टारगेट आ गया है कि आरबीआई ग्रेड बी टाइम है क्योंकि अभी तो इन सभी मंथ्स में मुझे तैयारी करनी है आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन की। तो आप सभी के लिए सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स देखेंगे, हाउ टू टैकल दिस एग्जामिनेशन। एंड व्हेन आई से दैट हाउ टू टैकल दिस एग्जामिनेशन, कह लो का मतलब है कि हाउ टू हैंडल दिस एग्जामिनेशन, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, या फिर लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगर आप देखते हैं तो नो डाउट बहुत अच्छा खासा है। बैंकिंग एग्जामिनेशन देखते हैं तो एसबीआई पीओ वहां पे आपका एकदम लेवल देखा सबसे ऊपर उसका होता है। आरबीआई ग्रेड बी का कंपैरिजन करें तो उससे भी एक कदम और ऊपर है। ठीक है, आपका यहाँ पे फेस 2 में टोटल सब्जेक्ट्स आते हैं, उसके अलावा भी अगर केवल मैं फेस 1 भी कंपेयर करूं, बिकॉज वहां पे आपका क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, जी आता है, यही 4 सेक्शंस, यही 4 सब्जेक्ट आपके बैंक एग्जाम में आते हैं। केवल फेस 1 को भी कंपेयर कर लो तो कहीं ना कहीं एसबीआई पीयू के लेवल को मैच करता हुआ या फिर उससे थोड़ा ऊपर है। साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है जो आपके फेस 2 के सब्जेक्ट्स होते हैं जो वहां पे नहीं होते। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे आपको मेहनत जो है थोड़ी सी ज्यादा करनी होती है। एंड उसका रिजल्ट जब आप ज्वाइन कर लोगे एज अ ग्रेड बी ऑफिसर, तो वहां पे जो सैलरी है, पर्क्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वर्क लाइफ बैलेंस है, वहां का कल्चर है, वहां का एक्सपोजर है, ये सब चीजें जब आपको वहां पे देखने को, फील करने को, महसूस करने को, एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी, तो आप खुद ये चीज रियलाइज करोगे कि हाँ ये जो मैंने मेहनत की थी पिछले 6 महीने, 10 महीने, एक साल ना, इट वॉज ऑल वर्थ इट, कि मुझे अब जो चीजें मिल रही हैं। तो उसके लिए आपको तैयार होना, मेंटली तैयार होना जरूरी है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है, हाउ टू टैकल दिस एग्जामिनेशन, हाउ टू फेस दिस एग्जामिनेशन, हाउ टू बिकम फियरलेस व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। ये सब जरूरी है। जब हम मेंटली स्ट्रांग होंगे, अगर हम पहले ही सोच लेंगे कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है, कैसे क्लियर होगा, कुछ आता ही नहीं है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, जब आप अपने दिमाग में ऑलरेडी हार चुकी हो, तो कोई चाहकर भी अगर मैं एग्जाम पेपर भी आपको ला के दे दूँ ना, तो भी आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो पहले हमें अंदर से उस चीज को एक्सेप्ट करना है कि दैट यस वी कैन डू इट, एवरीथिंग इज डूएबल। जो इंसान सोच सकता है वो उसको कर भी सकता है, बस। तो इंपॉर्टेंट चीजें जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, विशिंग ईच वन ऑफ यू हैप्पी रक्षाबंधन फ्रॉम आवर फैमिली ऑफ अड्डा 24/7। डिटेल्स जो है, क्या ऑफरिंग्स है, थोड़ा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन हम डिस्कस कर लेंगे। अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं रिलेटेड टू द थीम ऑफ दिस सेशन, हाउ टू टैकल दिस एग्जामिनेशन। अब आप चाहे इसे पर्सनली कह लो या प्रोफेशनली कह लो, जब भी आप किसी भी कंपटीशन में हैं, किसी भी बैटल में जा रहे हैं, बैटल का मतलब अब केवल वही नहीं रह गया है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है। बैटल का मतलब है जहां पर भी आप 10 जनों से, 100 जनों से, 1 लाख जनों से compete कर रहे हो टू गेट योर सीट इन दी जॉब, गवर्नमेंट जॉब, या फिर कहीं पर भी कोई भी चीज, कोई भी बैटल अगर आपको जीतना है, केवल लड़ना नहीं है, जीतना है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सिंपल सी चीज है। एवरीथिंग यू शुड बी हैविंग अ थॉरो नॉलेज, you should be having a thorough knowledge of all the aspects, details of the examination। आपको उसकी जरूरत है कि एग्जामिनर क्या आपसे एक्सपेक्ट करता है, एग्जामिनेशन आरबीआई ग्रेड बी का आपसे क्या उम्मीद करता है, आप वो चाहता क्या है, कि क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए, राइट। उसके बेसिस पे, उसके सिंक में हम तैयारी करेंगे। अब जो डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन है, इसमें सब कुछ आ जाता है, एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम के सब्जेक्ट्स, राइट,
प्रीवियस ईयर का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीवियस ईयर की आप कट ऑफ्स देखिए, जिस भी कैटेगरी से आप अप्लाई करेंगे उस कैटेगरी में क्या कट ऑफ रही है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ हो गए, प्रीवियस ईयर की वैकेंसीज हो गई, वो भी आप देखिए। प्रीवियस ईयर के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर हो गए हर सब्जेक्ट के, वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। केवल तैयारी किए जा रहे हो, आपने मॉक टेस्ट दिए नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए नहीं, एक्चुअल एग्जामिनेशन में आप जाओगे तो सब जाना पहचाना सा, सुना सुना सा लगेगा, लेकिन एग्जैक्ट डेटा आपको याद नहीं आ पाएगा कि इसका अच्छा ये आंसर है, ये करना है। बिकॉज पहली चीज आपकी प्रैक्टिस नहीं है, दूसरा आप मेंटली रेडी ही नहीं थे। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, तो उस चीज के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स को स्टडी करना, सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। ओवरऑल यू शुड बी 100% अवेयर ऑफ योर एनिमी टू डिफीट इट। बट यहाँ पे कोई हमारा एनिमी है नहीं, ये बस एक कहने का तरीका है। तो अगर आप आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। यू शुड बी अवेयर ऑफ दी कि एक्सपेक्टेशंस क्या है एग्जामिनर की, वो क्या चाहता है। कि अगर मैं ईएसआई की बात करूं, एफएम की बात करूं, रीजनिंग की बात करूं, तो जैसे रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आपकी एक रीजनिंग स्किल डेवलप होनी चाहिए, अच्छी खासी होनी चाहिए। एंड उसको चेक करने के लिए ही वो आपसे अच्छे खासे लेवल की सिटिंग अरेंजमेंट पजल देता है कि आप कितना अच्छा चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। आपको अगर अलग अलग सिचुएशंस दे दी जाए तो आप किस तरीके से उनको एक करके मिक्स करके कंक्लूड कुछ कर सकते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, आपके डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाते हैं। कि अगर आपको मैं उठा के अभी एक किसी सिचुएशन में डाल दूं कि आप इस बैंक के मैनेजर हो, ये आपको प्रॉब्लम है, आप बताओ आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, आपका डिसीजन क्या होगा, राइट। तो वो ये सब चीज़ें चेक करना चाहता है, और जो वो चाहता है अगर हम वही उसी सिंक में प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर आप बताइए सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो वो चीज़ें समझना, एग्जाम को समझना, उसकी डिटेल्स को समझना, उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिपेयरिंग ऑल दी सब्जेक्ट्स इक्वली। यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे, आप लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है, फेज 1 क्लियर नहीं हुआ, किसी का फेज 2 क्लियर नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं, देखिए तैयारी आपने की है ना, तो हर चीज़ आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। आपने क्या क्या चीज़ों पे कहाँ कहाँ कमी आपकी रह गई आपको पता होगा। कहीं ना कहीं ये पॉइंट भी एक मेजर रोल प्ले करता है कि आपने फेज 2 के सब्जेक्ट्स को उतनी वेटेज नहीं दी। आपने ये सोच लिया कि यार फेज 1 और फेज 2 के बीच में जो टाइम गैप मिलता है उसमें मैं प्रिपेयर कर लूंगा, जो कि सबसे बड़ी भूल थी अगर आपने ऐसा सोचा है तो। या फिर जब आप फेज 1 से पहले तैयारी कर रहे थे तो आपने ज़्यादा वेटेज, आप पढ़ रहे थे फेज 2 के लिए भी, लेकिन उतना वेटेज नहीं दे रहे थे, क्योंकि आपके दिमाग में था कि यार 20-25 दिन तो वहाँ मिलेंगे। तो वो जो 20-25 दिन मिलते हैं दैट इज़ प्योरली फॉर रिविजन, वो तैयारी के, सीखने के नहीं होते। तो शुरू से ही, आज से, अभी से ही अगर आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं, आपको जो आपको बनाना भी है, आगे हम देखेंगे भी, उसमें ये चीज़ मेक श्योर करना कि आप सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज दें। कभी भी ये नहीं सोचें कि रीजनिंग में केवल सिटिंग अरेंजमेंट पजल कर लेते हैं तो हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि बाकी क्वेश्चन इतने आसान नहीं आते। या फिर आप इसका उल्टा सोचें, कई बच्चे यही पूछते हैं कि सर सिटिंग अरेंजमेंट पजल छोड़ दें तो क्लियर हो जाएगा क्या। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट टू कंडीशन। क्या है कि सिटिंग अरेंजमेंट पजल के अलावा जो टॉपिक्स हैं वो आपके इतने अच्छे रेडी होने चाहिए कि आपसे क्वेश्चन छूटे ही नहीं, क्योंकि मार्क्स तो हमें लेके आने हैं ना। हर चीज़ अगर हम छोड़ते हुए चलेंगे तो फिर एग्जाम में सॉल्व क्या करोगे। अब जो आप सिटिंग अरेंजमेंट पजल पे टाइम देते, जो कि आप अब नहीं दे रहे हो क्योंकि आपने छोड़ दिया, उतना टाइम आपको बाकी को तो देना है ना। तो कहीं ना कहीं घूम फिर के बात वही पड़ जाती है कि आप शुरू से लेके एंड तक पूरी प्रिपरेशन में, इस पूरे फेज में, तैयारी के फेज में, हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को अच्छा खासा वेटेज दें, अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करें, सो दैट आपका कुछ भी एग्जामिनेशन में आ जाए आप उसके लिए हमेशा 100% रेडी रहें। कोई भी चीज़ आपको ऐसी अनएक्सपेक्टेड सी नहीं लगनी चाहिए कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं था। प्लस सारे सब्जेक्ट्स को वेटेज देना भी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो give equal importance and time to all the subjects of both phase 1 and phase 2. Next important point is know your strength and weakness. अब ये चीजें आपकी कैसे, कोई आके आपको बताएगा थोड़ी ना। ये जब आप गुड नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दोगे तब आपको आपके जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, जो आपके वीक एरियाज हैं, दोनों आपको पता चल जाते हैं। ठीक है, उसका फायदा क्यों है, मुझे पता ही क्यों करना है कि मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से, मुझे पता ही क्यों करना है कि मेरे वीक टॉपिक्स कौन से, पता इसलिए करना ताकि हम उन पर मेहनत कर सकें। ठीक है, अगर मुझे पता, जैसे अगर मैं पर्सनली बताऊं तो जब भी मैं रीजनिंग का पेपर सॉल्व करता हूं, सिलोजिज्म, इनइक्वलिटीज, ब्लड रिलेशन, ये टॉपिक मुझे बहुत मतलब इंटरेस्टिंग से लगते हैं। मतलब मेरा मन करता है कि और ढूंढ ढूंढ के और क्वेश्चंस देते जाऊं, मैं इनको और सॉल्व करता जाऊं, वो मेरी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं।
तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पता होने का फायदा क्या है? तो जब भी एग्जामिनेशन में देखिए, अगर कोई इंसान उसको 10 सेकंड में कर रहा है और अगर आपकी उस पर पकड़ अच्छी है, क्योंकि वो 10 सेकंड में कर रहा है, तो आप ये मानिए ना ऑलरेडी वो आसान है, तो आप उसको 10 की जगह 8 सेकंड में करने के ट्राई करो। तो जो मेरे स्ट्रेंथ है, जो मेरे अच्छे टॉपिक्स है, मैं उनको कम से कम ऑलरेडी वो मेरे स्ट्रांग है, तो मैं उनको कम टाइम में सॉल्व करता हूँ, लेकिन फिर भी उसको टाइम को और कम करने की कोशिश मेरी रहती है, तो मैं उसको और अच्छे से प्रैक्टिस करता हूँ। साथ ही साथ जो मेरे नेगेटिव पॉइंट्स हैं या फिर जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें बार बार मेरी नेगेटिव मार्किंग हो रही है, उनको जानना भी जरूरी है, क्योंकि जब मैं तैयारी करूंगा तो उनके लिए मैं सेपरेट टाइम अलॉट करूंगा कि यार इनइक्वलिटी, लेट सपोज बार बार ये सिंबल मैं भूल जाता हूँ, प्रायोरिटी भूल जाता हूँ, कनेक्शन रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पाता, भूल जाता हूँ कौन सा डाउटफुल है, सही है, डेफिनेटली ट्रू है, यही नहीं देखता कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कौन सा ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कौन सा फॉलो करेगा बताओ या फॉलो नहीं करेगा बताओ। तो ये सारी चीज़ों में मुझे पता है ये आसान है, लेकिन फिर भी मुझसे गलती हो रही है, तो मैं उसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट उस पार्ट में, उस पोर्शन में, सब्जेक्ट में, टॉपिक में डालूंगा, थोड़े और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, थोड़ा उसको और अच्छा बनाएंगे, बिकॉज एग्जामिनेशन में आपको नहीं पता कौन सा क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछ लिया जाए। एग्जामिनर की मर्जी है, उसका मन कर गया कि चलो इस बार 5 क्वेश्चन सिलोजिज्म के पूछ लेते हैं, 2 से 3 पूछता है, 3 से 4 भी पूछ लेता है, मन कर गया 5 पूछ लेते हैं, या फिर मन कर गया नहीं ही पूछते हैं, ठीक है, इतने सारे टॉपिक्स, उनका वेटेज बढ़ा देंगे, सिलोजिज्म नहीं पूछते, तो कुछ भी हो सकता है ना एग्जामिनेशन में। हम उस कुछ भी के लिए तब रेडी होंगे जब आपने सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट से इक्वली प्रिपेयर किए होंगे, राइट। तो इसके लिए आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके जो नेगेटिव मार्किंग वाले हैं, जहां पे आपकी बार बार गलतियां हो रही हैं, वो पॉइंट्स, वो टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए, उनकी प्रैक्टिस आपको और ज्यादा करनी है। आप उसमें नेगेटिव मार्किंग कर रहे हैं, इसका मतलब आपने, नेगेटिव मार्किंग का मतलब देखिए क्या होता है, अगर किसी क्वेश्चन में आपका नेगेटिव मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये है, पहली चीज तो आप उस टॉपिक से फेमिलियर है, आपका वो टॉपिक जाना पहचाना, तभी तो आपने अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट करने के बाद वो नेगेटिव हुआ ना, तो आपने अटेम्प्ट किया, इसका मतलब आपको वो टॉपिक आता है, लेकिन आपने उतनी प्रैक्टिस नहीं की, इस वजह से वो नेगेटिव हो रहा है, या फिर आपने क्वेश्चन को उस तरीके से समझा नहीं, लेकिन आता तो था, तभी तो आपने अटेम्प्ट किया, तभी तो नेगेटिव हुए। तो इनको पहचानना भी जरूरी, क्योंकि इनमें ऑलरेडी आप मेहनत कर चुके हो, लेकिन फिर भी गलत हो रहा है, तो थोड़ा सा अभी कुछ रह रहा है, गलत हो रहा है, तो ठीक है, तो उनको आप पहचानिए और उन पे और एक्स्ट्रा मेहनत करिए, ताकि उससे नेगेटिव मार्किंग आप अवॉइड कर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेक योर ऑन स्टडी प्लान एंड टाइम टेबल। सबसे ज्यादा जरूरी चीज, बेसिक सी चीज है, सबको पता है, फिर भी बार बार हम आपको बताते हैं, बिकॉज फिर भी आप लोग इस चीज को फॉलो नहीं करते, तो बार बार बोलने के बाद भी फॉलो नहीं करते, इसलिए बार बार बताना हमारा एक फर्ज हो जाता है, कर्तव्य हो जाता है, कि आप एक फुल प्रूफ अपने लिए टाइम टेबल बनाए अपने अकॉर्डिंग। आपको अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ना पसंद है, आप 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हो सकता है उठ जाते हो, ठीक है, नहीं उठ पाते हो, थोड़ा लेट उठ जाते हो, 5 बजे उठ जाते हो, अपने आप नींद खुल जाती है। कई लोग होते हैं जो सुबह उठने वाले पर्सन होते हैं, राइट, तो उनको सुबह उठना पसंद होता है, मॉर्निंग वॉक पे जाना, थोड़ा खुद के साथ आराम से चिल करना, टाइम स्पेंड करना, थोड़ा सा टेरेस पे घूम लिए, बाहर घूमने निकल गए, राइट, तो आप उस टाइम को यूटिलाइज करिए। कई लोग होते हैं जिनको रात को पढ़ना ज़्यादा वो कंफर्टेबल होते हैं, कि लेट नाइट स्टडी कर लेंगे, 2-3 बजे तक पढ़ लेंगे, उनको बिल्कुल नींद नहीं आएगी, कभी ऐसा लगेगा नहीं कुछ मतलब आउट ऑफ कंफर्ट जोन आके कर रहे हो, उनके लिए वो आदत है, हमेशा से आदत है, स्कूल से कॉलेज से लेट नाइट पढ़ने की, तो आप अपना टाइम टेबल उस हिसाब से फ्रेम कर लो। लेकिन टाइम टेबल होना सफिशिएंट नहीं है, उसको आपको रेगुलरली फॉलो भी करना है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो हर एक स्टूडेंट का अपना टाइम टेबल होता है, अपना एक जोन होता है कि उसमें मैं ज़्यादा एफिशिएंटली पढ़ सकता हूँ, अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट, कभी भी कहीं पर भी, उस हिसाब से आप स्टडी प्लान बनाइए। कभी भी किसी का कॉपी नहीं करना है, किसी ने आपको बता दिया कि भाई मंडे को ये टाइम लिख दिया, इतने से इतने रीजनिंग, इतने से इतने, नहीं, आप अपने हिसाब से, क्योंकि आपको केवल दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको खुद के लिए पढ़ना है, एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ना है, किसी को आपको शो नहीं करना कि देखो मैं 10 घंटे आज पढ़ा। आपको पता है उन 10 घंटे अगर आप पढ़े भी कितने एफिशिएंटली पढ़े, इससे अच्छा है अगर आप 6 ही घंटे पढ़ो बट उनकी एफिशिएंसी 10 घंटे के बराबर है, जो आपने 6 घंटे पढ़ा हर चीज़ आपको समझ में आए, याद है, तो वो 6 घंटे पढ़ना ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके 10 घंटे पढ़ने के बीच बीच में आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, बीच में मोबाइल निकाल लिया, रील्स देखने लगे, ठीक है, तो वो 10 घंटे आपको पता है कि उस 10 घंटे में आपने पढ़ा कितना है। तो किसी को भी हमें जैसे बेवकूफ़ नहीं बनाना है, खुद को पता है, आगे जो भी आपकी लाइफ होगी आप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप अच्छी लाइफ फ्यूचर में चाहते हैं तो प्रेजेंट में उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सिंपल सा लॉजिक है, राइट। नेक्स्ट वन मोर पॉइंट, बी अ गुड मैनेजर। अब ये
जो वैसे मैनेजर्स होते हैं उनकी बात नहीं हो रही, हम खुद मैनेजर, हर एक इंसान। देखिए मैनेजर कौन होता है? जो एक चीज़ें मैनेज कर रहा है। आप, मैं, हर एक इंसान अपनी अपनी लाइफ में मैनेजर है। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आप रोज सुबह उठ रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, ऑफिस के लिए जा रहे हैं, आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं ना। तो आप एक अच्छे मैनेजर होने चाहिए। हर एक इंसान मैनेजर होता है, लेकिन आपको अच्छा मैनेजर बनना है अपनी लाइफ में। किस किस फील्ड में? अपने टाइम को मैनेज करने में, अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने में, अपनी एनर्जी को मैनेज करने में, थॉट्स को मैनेज करने में। अच्छे से आपको एक एक्सपर्ट बनना है। जो देखिए टाइम, आप सुना होगा टाइम सबके पास सेम है। रिसोर्सेज की कमी बहुत लोगों के पास होती है, बट स्टिल दे आर एबल टू क्लियर यूपीएससी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। हर साल आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ते हो, कोई रिक्शे वाले का बेटा, कोई कूली रेलवे प्लेटफॉर्म पे काम करने वाला, वहाँ के फ्री वाईफाई से पढ़ता था, यूपीएससी क्लियर कर लिया। ठीक है, उतनी अच्छी रैंक नहीं आएगी, उतनी अच्छी चाहिए भी नहीं, सिलेक्शन हो गया ना, गवर्नमेंट जॉब है, रिस्पेक्टेबल जॉब उसने ले ली है। रिसोर्सेज सबके पास नहीं होते, लेकिन जिनके पास नहीं होते वो भी सिलेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि वो अपना टाइम मैनेज करते हैं। जितना टाइम उनको मिलता है करेक्ट डायरेक्शन में, करेक्ट एनर्जी के साथ, करेक्ट थॉट प्रोसेस के साथ यूटिलाइज करते हैं, तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो हम सभी को अपनी अपनी लाइफ में एक अच्छा मैनेजर बन रहा है, इन सब चीज़ों का अच्छे से मैनेज करके चलना है, सो दैट एक मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम आउटपुट आ सके। ठीक है, चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दैट आई थॉट एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए कि किस किस तरीके से आप एग्जामिनेशन को हैंडल कर सकते हैं, एंड ये चीज़ें आपको एक्चुअल में भी हेल्प करेंगी इन योर प्रिपरेशन। बात करते हैं रक्षाबंधन की, तो वापस से आप सभी को शुभकामनाएं रक्षाबंधन की, पूरे अड्डा 24/7 की फैमिली की तरफ से। तो हमारे पास आपके लिए ये उपहार है, ऑफर है, डबल वैलिडिटी एंड 77% ऑफ है। कोड आप लगा सकते हैं Y537 इस चीज को अवेल करने के लिए। एक बार देख लेते हैं कैसे आप अवेल कर सकते हैं। जस्ट विजिट ऑन आवर वेबसाइट अड्डा 24/7 बैंक अड्डा 24/7। ठीक है, यहाँ से आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे, एकदम लेफ्ट में रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ, महापैक पे जाना है, महापैक पे इंडिविजुअल कोर्सेज पे जस्ट आप उस पर क्लिक करेंगे। वैलिडिटी 6 मंथ की, 12 मंथ की हो जाएगी, 12 मंथ की आपकी 2 साल की हो जाएगी। तो जितना आपको रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू योर नीड, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, कोड आप लगा सकते हैं Y537। पूरे इंक्लूजन्स महापैक में क्या है डिटेल में आप देख लेंगे, क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या क्या आपके पास ऑफरिंग्स हैं, कितने आवर्स की क्लासेस हैं, कौन सा एग्जामिनेशन कवर है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। इंक्लूजन्स की बात करें, टेस्ट सीरीज है आपके पास, वीडियोस मिलेंगे आपको, ई बुक्स मिलेंगे, ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिलेंगी, ये सब आपको फीचर्स मिलते हैं बैंक महापैक में। तो अकॉर्डिंग टू योर टारगेट एग्जामिनेशन, बैंक महापैक प्लस, बैंक प्लस रेगुलेटरी एग्जामिनेशन, आप केवल रेगुलेटरीज के लिए जाना चाहते हो उसके लिए आपके पास सेपरेट महापैक है। सो अकॉर्डिंग टू योर नीड आप इनमें एनरोल करवा सकते हैं। ठीक है, सेशन को वाइंड अप करते हैं। वंस अगेन थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, एंड वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन टू ईच वन ऑफ यू। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर एंड गुड बाय।